दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, ये हवाएं, घटाएं और झमाझम बरसती बारिश, ये सभी आपके परम मित्र हैं और कृषि कार्यों में आपकी भरपूर मदद करते हैं। हमारा कृषि दर्शन परिवार भी आपका परम मित्र है, जो आपके लिए लेकर आता है कृषि संबंधी ढेर सारी नई जानकारियों का खजाना, जिसके इस्तेमाल से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप खबरें खेती की और मंडी भाव तो देखेंगे ही, साथ ही आपको धान की फसल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। मॉनसून सुधरने से घटे सब्जियों के दाम। वर्ष 2014-15 में कपास का उत्पादन सबसे कम, काली मिर्च के निर्यात में पिछड़ा भारत। इस वर्ष चाय का उत्पादन 120 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा और ग्वार की घटी आवक, मिलों की बढ़ी मुसीबत। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। सब्जियों की कीमतों में जुलाई के तीसरे सप्ताह तक भारी तेजी रही, लेकिन इसके बाद पिछले 10 दिनों के दौरान मानसून के सक्रिय होने से इनके दाम काफी कम हुए हैं। आसमान छूते सब्जियों के दाम अब जमीन पर आ गए हैं। पिछले 10 दिनों में बारिश में सुधार होने से सब्जियों के दाम काफी कम हुए हैं। मॉनसून के सक्रिय होने से सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। जमाखोरी और स्टॉक सीमा तय करने की वित्त मंत्री की चेतावनी के बाद स्टॉकिस्टों ने अपने माल को जब्त होने से बचाने के लिए तत्काल बाजार में अतिरिक्त मात्रा की बिक्री की, जिससे मुख्य सब्जियों की कीमतें इस महीने अपने सर्वोच्च स्तर को छूने के बाद 50% तक घटी है। हाल की बारिश की बौछारें पूरे देश में पड़ी है, जिससे मिट्टी में नमी बढ़ने से सब्जियों का रकबा भी बढ़ेगा। देश में आगामी फसल वर्ष 2 अक्टूबर 2014 से सितंबर 2015 तक चलेगा। इसमें कपास का उत्पादन 5 वर्षों में सबसे कम रहने के आसार हैं। इस वर्ष मानसून के देरी से आने के कारण 2014-15 में कपास का उत्पादन सबसे कम रहने का अनुमान है। कम बारिश के कारण कपास की बुआई के रकबे में भी गिरावट आ सकती है। सूत्रों के अनुसार इस फसल के वर्तमान रकबे के आधार पर अगले फसल वर्ष कपास की 3 करोड़ गांठों के उत्पादन का अनुमान है। कृषि मंत्रालय ने 24 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान में पिछले साल का उत्पादन 3.65 करोड़ गांठ रहने का अनुमान जाहिर किया है। इस तरह पिछले साल की तुलना में 2014-15 का उत्पादन 17% कम रहेगा। उत्पादन गिरने का अनुमान इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 3 वर्षों से कपास की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। काली मिर्च और सफेद मिर्च के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक वियतनाम ने चालू वित्त वर्ष में काली मिर्च के निर्यात में बढ़त हासिल की है, जबकि भारत इस दौरान पिछड़ सा गया है। वित्त वर्ष में भारत के काली मिर्च के निर्यात में काफी गिरावट आई है। इस दौरान भारत मुश्किल से 9,500 टन काली मिर्च का निर्यात कर पाया है। देश में ज्यादा ऊंची कीमतों के चलते काली मिर्च के निर्यात में भारी गिरावट आई है, जबकि चालू वित्त वर्ष में जनवरी से जून तक में वियतनाम ने 1,11,395 टन मिर्च का निर्यात किया है, जिसमें 1,0820 टन काली मिर्च और 10,575 टन सफेद मिर्च शामिल है। पिछले साल की इस अवधि की तुलना में मात्रा के लिहाज से वियतनाम का निर्यात 35.16% बढ़ा है। वियतनाम काली मिर्च संघ VPA के मुताबिक निर्यात 47.5% बढ़कर $25.7 करोड़ रहा है। वियतनाम विश्व का सबसे बड़ा काली मिर्च का उत्पादक देश है। इस वर्ष भारत में काली मिर्च का उत्पादन करीब 25,000 टन रहने का अनुमान है। इस वर्ष देश में चाय का उत्पादन 120 करोड़ किलोग्राम का स्तर पार कर जाने की संभावना है। बीते वर्ष देश में चाय का उत्पादन 120 करोड़ किलोग्राम दर्ज किया गया था। चाय बोर्ड के अनुसार इस वर्ष चाय का उत्पादन अधिक रहेगा।
पिछले साल देश में चाय का रिकॉर्ड उत्पादन 120 करोड़ किलोग्राम दर्ज किया गया था। इस वर्ष ये उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगा। मॉनसून की अनियमितता के चलते 3.1 करोड़ किलोग्राम फसल का नुकसान हुआ है, लेकिन बाद के महीनों में अधिक उत्पादन से इसकी भरपाई हो जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार चाय बोर्ड द्वारा क्षेत्र में बंद पड़े चाय के बागानों को दोबारा चालू करने में मदद के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करेगा। मॉनसून की चाल से ग्वार कारोबारियों का काम बिगड़ता नजर आ रहा है। कमजोर मॉनसून के बाद अब मूसलाधार बारिश के कारण मंडियों में आवक कमजोर पड़ रही है। कमजोर मॉनसून के बाद मूसलाधार बारिश होने से मंडियों में ग्वार की आवक घट गई है, जिस कारण ग्वार कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। माल की कमी के कारण करीब 70% ग्वार मिलों का परिचालन बंद हो गया है और बाकी मिलों की रफ्तार भी मंद पड़ गई है। कारोबारियों और किसानों को लगने लगा है कि इस साल ग्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम रहेगा। इसका असर मंडियों में भी दिखाई दे रहा है। कुछ सप्ताह पहले देश की विभिन्न मंडियों में औसतन रोजाना 2 लाख बोरी ग्वार की आवक थी, जो इस समय घटकर 25 से 30 हजार बोरी रह गई है। आवक कम रहने के कारण मिलों का काम ठप हो गया है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से आप किसान भाइयों अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर के अधिकतर भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हिमाचल और उत्तराखंड के अधिकतर भागों में हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और कई भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। बिहार और झारखंड के ज्यादातर भागों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और कई भागों में हल्की बारिश की संभावना है। अब कुछ खबरें कमोडिटी के क्षेत्र से। मोटे अनाज में चावल में निर्यातकों की खरीदारी से धान में भारी किल्लत के चलते भारी तेजी का रुख रहा। दलहन के क्षेत्र में उड़द, तुअर, मूंग की लगातार बिक्री से दालों में तेजी आ गई है। मेवों में गोला, बादाम आदि ज्यादातर मेवों में तेजी का रुख रहा। इसके साथ ही खाद्य तेलों में मंदी का रुख रहा। बाकी जिन्सों का मिला जुला रुख रहा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ।
किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि खरीफ फसलों का मौसम चल रहा है। हमारे बहुत से किसान भाई बहनों ने धान की रोपाई कर ली है और बहुत से किसान भाई बहन अभी कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो जो धान की रोपाई कर चुके हैं वो कैसे करें अपने धान फसलों की देखभाल, और जो कर रहे हैं या करने वाले हैं वो क्या क्या सावधानियां बरतें, आइए लेते हैं जानकारी कार्यक्रम के इस भाग में। पूरे विश्व में 100 से भी अधिक देशों में 100 करोड़ से भी अधिक किसान धान की खेती से अपना पेट पालते हैं। दुनिया का 90% चावल एशिया में ही उगाया और खाया जाता है। धान के पौधे को हर तरह की जलवायु पसंद है। इस समय देश में धान की फसल करीब 25 से 30 दिनों की हो गई है। खाने को चावल भरपेट मिलते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि धान की पैदावार अच्छी हो। देश के अधिकतर हिस्सों में बहुत अच्छी बरसात हुई है, खास करके जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य हैं या दक्षिण में भी कहीं कहीं पर अच्छी बारिश हो गई है और उत्तर में भी बारिश होना शुरू हो गई है और यहाँ पर मानसून सक्रिय है। अतः जिन किसान भाइयों ने धान अभी तक नहीं लगाया है वो शीघ्र अतिशीघ्र धान की रोपाई संपन्न करें, जिससे कि आप इस वर्षा जल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। दूसरे, आप अपने खेतों की जो मेड़ें हैं उनकी मरम्मत कर लें, उनको मजबूत कर लें, ताकि वर्षा का जो पानी है उसका आप अधिक से अधिक संचय कर सकें और धान की फसल उसका लाभ ले सकें। अभी कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में शिकायत आ रही है कि धान में बकानी बीमारी आ रही है, तो मैं सलाह देना चाहूँगा किसान भाइयों को, जो रोपाई करने जा रहे हैं वो ध्यान रखें कि उनकी पौधशाला में कुछ पौधे पीले रंग के हो सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। जो सामान्य पौधे है उससे अगर ज़्यादा लंबे पौधे दिखाई दें तो उनकी आप छटनी कर लें। साथ ही खरपतवार वगैरह के पौधे भी अगर आपकी पौध के साथ आ रहे हैं तो उनको भी अलग कर लें। दूसरे, बकानी बीमारी में जैसे हम जानते हैं जब खेत में हम रोपाई करते हैं तो हमारे कुछ पौधे ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और उन पर फिर बालियाँ नहीं बनती, दाने नहीं बनते, तो उसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अतः रोपाई से पहले आप ध्यान रखें कि 0.1% का बावेस्टीन एक फफूंदनाशी आता है उसका घोल बना लें, यानी 1 ग्राम प्रति लीटर, और ज़रूरत के हिसाब से घोल बना लें। और जो आपकी पौध है, जो नर्सरी है, उसको 1 रात तक उस पानी में, उस घोल में डुबो कर रखें, तो आपके खेत में बकानी बीमारी कम आएगी। प्राय ऐसा देखने में आता है कि धान की रोपाई के बाद कुछ पौधे मर जाते हैं, या तो अधिक वर्षा की वजह से मर जाते हैं या उनको शौक लगता है, एक तरह का धक्का लगता है, और कुछ पौधे हमारे मर जाते हैं और हमारी पैदावार में गिरावट आती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि रोपाई के लगभग 8 से 10 दिन बाद खेत में चारों तरफ आप घूम के देख लें कि कहीं कुछ पौधे आपके नष्ट तो नहीं हो गए, मर तो नहीं गए, तो उनकी जगह पर नए स्वस्थ पौधे आप रोपित करें। यानी जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसमें आप नए पौधे लगाएं, जिससे कि समय पर उनमें कल्ले बने और आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों, रोपाई के तुरंत बाद आप नीलहरी शैवाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीलहरी शैवाल का एक टीका होता है, इसका हमारी धान की फसल को काफ़ी लाभ मिल जाता है। लगभग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन की इससे उपलब्धता हमारे खेत में बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना है, ये आधा किलो का एक पैकेट होता है और उसमें 4-5 किलो आप मिट्टी मिला लें और प्रति एकड़ के हिसाब से इसका नीलहरी शैवाल के टीके का प्रयोग करें। परंतु आपको ध्यान रखना होगा कि खेत में 7 से 8 सेंटीमीटर कम से कम आपके पानी होना चाहिए और ये पानी शुरू के 10-15 दिन तक लगातार आपको खेत में बनाए रखना पड़ेगा। इससे हमारा जो नीलहरी शैवाल है उसका अंकुरण अच्छा होगा, उसकी बढ़वार अच्छी होगी। साथ ही आपको ये पानी लगातार आपको अपने खेत में बनाए रखना होगा, तभी ये हमारे नीलहरी शैवाल जीवित रहेंगे और इससे हमारी नाइट्रोजन की बचत होती है। जल ही जीवन है। धान की फसल में जल का हमें सही से प्रयोग करना है, क्योंकि जल की भी लगातार कमी होती जा रही है। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने खेतों में जब पानी लगाएं, जो भी पानी लगा रहे हैं, आमतौर पे 5 सेंटीमीटर की गहराई की आप सिंचाई करते हैं, तो उस पानी को अच्छी तरह से इस्तेमाल होने दें। फिर दोबारा उसमें अधिक मात्रा में पानी खड़ा ना रखें। जब खेत आपका सूख जाए, यानी एकांतर सिंचाई इसको हम कहते हैं, जब आपका खेत सूख जाए, सूखने के बाद ही उसमें पानी लगाएं। और ध्यान रहे कि किसी भी अवस्था पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खास करके जब हमारे कल्ले बन रहे हों तो उस समय पानी पर्याप्त हमारी मिट्टी में होना चाहिए, और जब फूल बनने की अवस्था, जो कि काफ़ी समय बाद आएगी, लेकिन उस समय भी पानी की हमारे खेत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
किसान भाइयों, इस समय हरे सोने के लुटेरे भी तंग कर सकते हैं। भाई किसान की फसल हरा सोना ही तो है और इसके लुटेरे हैं खरपतवार, जो पौधों से पोषक तत्वों से लेकर धूप पानी तक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण बेहद जरूरी है। धान की फसल में खरपतवारों द्वारा भी काफ़ी हानि होती है। इसमें चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले या नेड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार आते हैं। ये खरपतवार मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं और पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसको मिलने वाले पानी और पोषक तत्वों का ये दोहन करते हैं। अतः शुरू के 30 से 40 दिन तक हमारी जो धान की फसल है उसमें खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शुरू में जैसे कि हम बताते हैं कि पेंडिमिथालिन का प्रयोग किया जा सकता है, ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किया जा सकता है, जो आप पहले ही कर चुके होंगे। लेकिन इस समय धान चूँकि आप रोपाई कर चुके हैं तो इस समय खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया है बिसपायरिबैक सोडियम। बिसपायरिबैक सोडियम ये खरपतवार नाशी है जो चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवारों को मारता है और इसकी मात्रा 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ये 25 ग्राम मात्रा आप लगभग 400 से 500 लीटर पानी में घोल बना लें और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव रख कर दें। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इस खरपतवार नाशी का प्रयोग रोपाई के 25 से 30 दिन पे करना है, ना उसके पहले करना ना उसके बाद में करना। तो अधिकतम लाभ के लिए बिसपायरिबैक सोडियम का छिड़काव आप रोपाई के 25 से 30 दिन बाद करें। धान की पैदावार अच्छी हो और इसके लिए आवश्यक है कि करीब 30 दिनों की हो चुकी धान की फसल में कब यूरिया डालना है इसकी पूरी जानकारी हो। यह लीफ कलर कार्ड, जिससे आप धान के पौधे की पत्तियों के रंग देखकर यूरिया डालने का समय तय कर सकते हो, आसानी से किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय आदि में मिल जाता है। धान की फसल में पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि फास्फोरस, पोटाश और जिंक, इनका प्रयोग हम रोपाई के समय पे या बुआई के समय पे करते हैं और नाइट्रोजन का प्रयोग कुछ किसान रोपाई के पूर्व करते हैं और बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो रोपाई के बाद किसान 2 बार प्रयोग करते हैं। तो बेहतर ये होगा कि नाइट्रोजन का प्रयोग हम, जो लीफ कलर चार्ट है, एक पैमाना होता है जिस पे 5 अलग अलग रंग की पट्टियाँ बनी होती हैं, रंगों की पट्टियाँ होती हैं। पहला रंग बहुत पीला सा होता है, हल्का पीला होता है, फिर हल्का हरा होता है, फिर ऐसे ऐसे करते जो 5वें नंबर की पट्टी है उसमें गहरा हरा रंग हो जाता है। इन रंगों की पहचान के आधार पर हम धान के खेत में नाइट्रोजन का सही समय का पता लगा सकते हैं और इससे हमारे नाइट्रोजन की बचत होती है। जिन किसान भाइयों ने रोपाई द्वारा धान लगाया है अथवा सीधी बिजाई से धान लगाया है, वो लीफ कलर चार्ट का प्रयोग अगर आपने नाइट्रोजन शुरू में नहीं दी है, रोपाई के समय या बुआई के समय नहीं दी है, तो लीफ कलर चार्ट द्वारा पहली रीडिंग आप बुआई के 21वें दिन बाद और रोपाई के 14वें दिन बाद, ध्यान रहे बुआई के 21 दिन बाद या रोपाई के 14वें दिन बाद लें। और जिन किसान भाइयों ने नाइट्रोजन का प्रयोग बुआई के समय या रोपाई के समय किया है तो उनको सीधी बिजाई के केस में पहली रीडिंग लीफ कलर चार्ट द्वारा 28 से 30 दिन पे लेनी है और अगर रोपाई की गई है तो पहली रीडिंग 21 से 25 दिन पर लेनी है। और साथ ही हमें ध्यान रखना है कि अगली जो हमें रीडिंग है वो प्रत्येक सप्ताह के अंदर पर लेनी है और रीडिंग लेने का सबसे उपयुक्त समय सुबह 8 से 10 बजे या दोपहर बाद 2 से 4 बजे का है। और रीडिंग लेते समय आपकी पीठ के पीछे सूरज होना चाहिए और शुरू से आखिर तक एक ही आदमी रीडिंग ले। ऐसा ना हो कि एक रीडिंग एक आदमी ले ले, दूसरी रीडिंग दूसरा आदमी ले ले, तो एक ही आदमी रहे और खेत के सारे हिस्से में अलग अलग स्थान से 10 बीमारी रहित पौधों या गुच्छों का चुनाव करें। 10 चुने हुए पौधों में से जो ताज़ा पूरी तरह से विकसित पत्ती हो उसका बीच का हिस्सा लीफ कलर चार्ट की जो रंग पट्टी है उस पर रखें और पत्ते को तोड़ें या नष्ट न करें। फिर यदि 6 या यदि 5, जैसे 1 से लेकर 5 तक इसमें नंबर होते हैं, यदि 3 नंबर की जो रंग है, रंग की पट्टी है, उससे हमारी धान की पत्ती का रंग मैच कर रहा है यानी मिल रहा है और 10 में से 6 पत्तियों का रंग अगर मिल जा रहा है 3 नंबर से जो क्रिटिकल वैल्यू है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि नाइट्रोजन डालने का उपयुक्त समय आ गया है। इसका
इस रीडिंग की जो क्रिटिकल वैल्यू 3 आने पर हम धान में लगभग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करेंगे और फिर अगले हफ्ते फिर देखेंगे तो जब भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। भारत के करोड़ों लोगों का पेट भरने वाली इस महत्वपूर्ण फसल का सही ध्यान रखना आवश्यक है। पूरी दुनिया को धान का दान भारत ने ही दिया है। हमारे किसानों ने ही तो धान को भी अन्य फसलों की तरह जंगलों से ही ढूंढ कर रोपा था, लेकिन अब चुनौतियां अलग हैं और वैज्ञानिक विधि से धान की खेती करके उपज भी बढ़िया ली जा सकती है और लाभ भी अधिक कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, जैसा आज आपने सुना कि जिन्होंने धान की रोपाई नहीं की है वो शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को संपन्न कर लें, और जो किसान भाई पहले ही रोपाई कर चुके हैं उनको ध्यान रखना है कि सही जल प्रबंधन अपने खेत में रखें, उसमें नमी की कमी ना आने दें, और दूसरे उसमें जैसे बकानी बीमारी है उस पर भी नज़र बनाए रखें, और साथ ही खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और जो नाइट्रोजन का प्रयोग है आप कोशिश करें कि जो लीफ कलर चार्ट जो हमने पट्टी दिखाई है उसके हिसाब से आप नाइट्रोजन का प्रबंधन करें तो आपकी फसल की वृद्धि अच्छी होगी, उसमें अच्छे कल्ले फूटेंगे और अंत में बड़ी बालियाँ लगेंगी और अधिक दाने मिलेंगे और अधिक आपको पैदावार मिलेगी। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप अपने धान के फसलों की भरपूर देखभाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन मिले, हमारी यही शुभकामना है। तो अब कृषि दर्शन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी और भी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।